आप सुन रहे हैं रचना सागर, शब्दों की अनंत धारा। आज की प्रसिद्ध कहानी है मनु भंडारी की यही सच है। अध्याय 4। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सब कुछ बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकती थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैली जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल छला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है, आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे या ना कहो, पर मैं जानती हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं, लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है आधी रात से भी अधिक ढल गई है। कानपुर। मन में उत्कृष्ट अभिलाषा होते हुए भी निशित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठा कर ही चली गई, या कहूं कि मैंने जबरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी ही व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निशित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए
कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगा। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुंचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ, पानी वानी तो है? है। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ। पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट ही बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नजर से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ, तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा तो मैं सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छल छला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाते हैं, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्यकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी, अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूंगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं, मैं उसे सारी बात समझा दूंगी।
संजय जिस संबंध का टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों से जमी हुई थी, इसका एहसास मैं कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं भी तो झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया, मेरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक हो जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति करी। तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र है। इसी तरह असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन में किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं? छी, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी, मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूंगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी
उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे सकता है। लौटी हूं तब से ना जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सोने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदलकर सो जाती हूँ। कानपुर। आज निशित को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी 2 डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़ी होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा करी है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम का धुंधला का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं। हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है। बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आ जाता है। क्या जो कुछ मैं सोच गई वह नीरा ही भ्रम था? मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, ये टेबल, ये फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी
इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही विवशता, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, घड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आएगा। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें ये काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु, निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने का शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में मैं संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया है? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। तो दोस्तों, यही कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं जल्द आपसे मिलूंगी फिर किसी नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक सुनते रहिए रचना सागर, शब्दों की अनंत धारा।